गुजरात प्रदेश के सूरत की रहने वाली शीतलबेन अपने बेटा, बेटी और पति के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:25 के आसपास का वक्त था जब वो कश्मीर के पहलगांव की बैसरन घाटी में थे। तो उस वक्त एक दुकानदार के पास खड़े हुए थे और वहाँ पर जैसे हंसी मजाक ठिठोली इस तरह से चल रही थी। इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो इस महिला ने, शीतलबेन ने, उस दुकानदार से पूछा कि भैया ये आवाज़ किस तरह की है। दुकानदार कोई जवाब दे पाता तभी दूसरी गोली की जब आवाज़ आती है तो वो कहता है कि ये गोली चल रही है। वो पूछती है गोली क्यों चल रही है, क्या बात है। तभी दुकानदार कहता है कि बहन जी मुझे खुद नहीं पता, मैं तो पहली बार इस तरह की यहाँ पर इस घाटी के अंदर गोलीबारी देख रहा हूँ। इससे पहले कि उन दोनों की बातचीत का सिलसिला ख़त्म होता, समाप्त होता, अचानक ही एक आतंकवादी AK-47 के साथ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। और जैसे खड़ा होता है तो यहाँ इस बीच में लगभग 20 से ज़्यादा लोग थे, 4-5 परिवार थे जो अपने अपनों के साथ खड़े हुए थे। और इसी में से जो AK-47 लेके वो खड़ा हुआ था आतंकवादी, उसने कहा कि आप हिंदू कौन हैं और मुसलमान कौन हैं, जो हिंदू हैं वो अपने हाथ खड़े कर दो। शीतलबेन के जो पति होते हैं शैलेश भाई कलथिया, उन्होंने जैसे ही हाथ खड़ा किया है एकदम से उन्हें गोली मार दी जाती है। और बाकी लोगों से कहा जाता है कि जिसको कलमा आता है वो कलमा सुनाओ, जो कलमा नहीं सुना पाया उनको तो मार दिया जाता है और जो सुना देता है उनको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जब ये शैलेश भाई कलथिया को गोली लगती है तो गोली लगने के तुरंत बाद ही वो गिर जाते हैं। और गिरते क्या है, वो अपनी पत्नी के यहाँ पर आके गोद मार कर गिर जाते हैं। वो बैठे हुए थे, उस वक्त बातचीत कर रहे थे। अब जब जैसे ही गिर जाते हैं तो यहाँ पर जब भगदड़ मची हुई थी तभी एक दुकानदार जो होता है, दुकानदार कहता है कि बहन जी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके पास बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, आप हो सके तो यहाँ से भाग जाइए, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भाग जाइए, बिल्कुल भी रुकना मत। पता नहीं अभी अभी यहाँ से गए जरूर हैं, कब वापस लौट कर आ जाएं कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आसपास आपको अभी फौज भी नहीं दिखाई देगी और बहुत जल्दी से यहाँ पहुँचेगी भी नहीं। अब ये जो शीतलबेन होती है अपनी बेटी और बेटे को हाथ पकड़कर लगभग 40 मिनट तक ऐसे लगातार दौड़ते रहते हैं। दौड़ते दौड़ते नीचे पहुंचते हैं। जब 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बैसरन घाटी है, जब पहलगांव पहुंचते हैं वहां जाके सेना को पूरी कहानी बयां करते हैं। ये कहती हैं कि आप वहां पर हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, लोग घायल हैं उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन हेलीकॉप्टर ना वहाँ पहुँचता है उन लोगों को लेने के लिए, लेकिन जब तक पहुँचते हैं तब तक जो घायल थे तब तक दम तोड़ चुके थे। शीतलबेन इतने गुस्से में थी, ये गुस्से में बात उन्होंने तब कही जब उनके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था और वहाँ पर केंद्र सरकार के एक मंत्री पहुँचे हुए थे। गुस्से में आकर ये अपनी कहानी, ये अपना दर्द उन्होंने बयां किया था। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और इसके पीछे की असली कारण क्या हैं और अब भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का एक जगह है पहलगांव, और पहलगांव के बैसरन घाटी की सच्ची घटना है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदू टूरिस्टों को मारा और इसके मारने के पीछे की सिर्फ एक ही वजह थी, ताकि पूरे देश भर में एक तरह की आवाज़ लगाई जा सके। ये जानबूझकर उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी से कह देना कि हमने ये सब काम किया है। उसके बाद सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इस बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बातचीत हो रही है, हर किसी के मन में गुस्सा है, उबाल है और इस बारे में सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सेना से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे शीतलबेन ने कहा था कि हेलीकॉप्टर क्या सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आम लोग परेशानी में हैं, जबकि टैक्स तो आम आदमी भरते हैं और नेताओं के लिए कितनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तुरंत कहीं के कहीं उन्हें पहुंचा दी जाता है। वहां पर 27-28 लोगों को मार दिया गया है, आप जाकर उनकी जान बचा लीजिए, कई लोग अभी भी घायल हैं। जब इस तरह की शीतलबेन ने केंद्र सरकार के मंत्री से ये बात कही थी तो वो मंत्री एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते। हालांकि सेना अपना काम कर रही है और जो देश की एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। कश्मीर में लगभग 1000 ऐसे संदिग्धों को चिन्हित किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे पड़ताल की जा रही है। कहीं उनमें से किसी का हाथ तो नहीं था इस आतंकवाद की इस घटना को अंजाम देने में। उन जो टूरिस्ट थे, बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था पूरे इससे, वो तो सिर्फ घूमने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आए थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि अब इसमें जब एजेंसियाँ लगी हुई हैं तो उन्होंने लगभग 6 ऐसे आतंकवादियों के घरों को चिन्हित किया गया है जिनको ब्लास्ट करके उड़ा दिया है, जिसमें सोफिया से हैं आतंकी शहीद कुटी, त्राल से जो पुलवामा में लगता है आसिफ शेख, अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर,
और पुलवामा में आतंकी हारिश अहमद, कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद और एहसानुल हक, ये एक ऐसे आतंकवादी हैं जिनके इस पुलवामा की इस घटना में, पहलगांव की इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होने का अंदेशा लग रहा है। और ये सभी लोग जांच के घेरे में, हालांकि इनके घरों को तोड़ा गया है, ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है और इनकी तलाश की जा रही है सरगर्मी से कि आखिरकार कहीं मिल जाएं, तो ताकि इनसे पूछताछ हो सके कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है। जब ये घटनाक्रम पूरे सोशल मीडिया, अखबार और पूरी दुनिया में ये वायरल होना शुरू हो जाता है तो फिर नाम आता है, क्योंकि इसमें पूरी घटना में 5 आतंकवादियों के शामिल होने की बात थी। 5 में से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए हैं और 2 यहाँ कश्मीर के शामिल बताए जा रहे हैं। वो कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, अभी ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है और भारत ने कड़े फैसले लिए, इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम हर तरह की निष्पक्ष जांच कराने के लिए भी तैयार हैं और आप चाहें जैसे चाहें वैसे जांच कर लीजिए। लेकिन एक लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तान का ही एक आतंकवादी संगठन है और उसी संगठन का ही एक हिस्सा है TRF, और जिसका फुल फॉर्म है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने ये हमले के तुरंत बाद ये जिम्मेदारी ले ली थी कि ये जो पहलगांव में जो हमला हुआ है, इस हमले में TRF ने जिम्मेदारी ली है, TRF ने कराया है। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बीत जाने के बाद पूरी दुनिया भर में इसको लेकर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, पूरी दुनिया के लोग इस पर बुरा कहने लगते हैं और पाकिस्तान पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, तब TRF कहता है कि हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई थी, इसलिए हमने ये सब नहीं किया है और जो भी जानकारी गई है वो किसी ने गलत तरीके से की होगी और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, TRF भी कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है। और ये बात इस बात से भी साबित होती है कि पाकिस्तान में कई ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जिनका सीधा ताल्लुकात होता है कश्मीर से। दरअसल 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पलायन दिवस मनाया जाता है, 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को कश्मीर शहीद दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को शहीद दिवस ऑर्गन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर आज़ाद कश्मीर दिवस मनाया जाता है, 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि कुछ हिस्सा तो भारत के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा जो चाइना के पास है। और ये पाकिस्तान में जो इस तरह के अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं और इन दिवसों को मनाने का, इन डे को मनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि इस बार तो हम कश्मीर को आज़ाद करा ही देंगे, इस बार कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, जो चाइना के पास है उसको भी हम वापस ले लेंगे, जो हमारे पास है सबको एक जगह विलय कर देंगे। दरअसल कश्मीर एकजुटता दिवस या कश्मीर सोलिडेटरी डे जो मनाया जाता है, इसके पीछे की अगर हम कहानी की बात करें तो ये 5 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी नींव रखी थी साल 1990 में। और 1990 में जो जमाते इस्लामी काजी हुसैन खान ने इसकी नींव रखी थी। और जैसे ये इसका मकसद ये था कि कश्मीर के खिलाफ जितना ज़्यादा आग उगल सकते हो, जितना ज़्यादा भड़का सकते हो, जितना ज़्यादा पाकिस्तान के नागरिकों को वोट के लिए एक कर सकते हो, इतना एक करना है। और इनका समर्थन कर देते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कश्मीर सोलिडेटरी डे स्ट्राइक का आह्वान किया गया था कि इसको इस रूप में मनाया जाना चाहिए और 1990 से लेके हर साल इस तरह से मनाया जाता है। अगर हम 5 फरवरी 2025 की बात करें तो 5 फरवरी 2025 को बाग, रावलकोट, कोहलू, मीरपुर जैसे कई पाकिस्तान के ज़िलों में ये बड़ी तादाद में इस तरह से मनाया गया। लोगों को इकट्ठा किया, उसमें बच्चे भी इकट्ठे हुए, महिलाएं इकट्ठी होती हैं और एक मानव श्रृंखला ये बनाते हैं ताकि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, कश्मीर को इस बार आज़ाद करा के ही मानेंगे। इस तरह की बात करते हैं और इसमें पाकिस्तान के नेता भी शामिल होते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे वो उनका प्रधानमंत्री हो। साथ ही जो उनके आर्मी के ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, वो भी इस तरह की मीटिंग में, जो कश्मीर एकजुटता दिवस जिसका कश्मीर सोलिडेटरी डे मनाया जाता है, उसमें जिहादियों को भी शामिल किया जाता है। और इस मीटिंग में जो रावलकोट में जो मीटिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें तो रावलकोट की मीटिंग में बताया जाता है कि दुनिया भर के 80 से 100 आतंकवादियों को भी इसमें हिस्सा लिया गया था, वो शामिल हुए थे और उनका जो कश्मीर को देखने का नज़रिया था वो कुछ अलग तरह का रहा था। इसमें हाफिज़ सईद का जो बेटा था वो भी शामिल था। अगर हम हाफिज़ सईद की बात करें तो हाफिज़ सईद वो है जिसने 26/11 को इस मुंबई में जो हमला हुआ था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी इंडिया में प्रवेश करते हैं, यानी कि मुंबई के अंदर
चाहे वो ताज होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, इस तरह से हमला करके लगभग 160 लोगों को मार दिया था। और इससे भी पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया था। 4 दिन तक ये ऑपरेशन लगातार चला था, जिसमें इस जो 5 फरवरी को रावलकोट में जो मीटिंग होती है, जिसका कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसमें हाफिज़ सईद का बेटा भी शामिल होता है। और साथ ही मसूद अज़हर जो कि जैश ए मोहम्मद का संस्थापक होता है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और इसको भारत ने भी एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा, जब देश में एक प्लेन हाईजैक हुआ था और जिसको जाकर अफगानिस्तान के कंधार में जाकर उतारा गया था, और उसमें उन मुसाफिरों के, उन यात्रियों के एवज में एक व्यक्ति को छोड़ा गया था, साथ में 2 और आतंकवादी होते हैं। तो ये मसूद अज़हर को छोड़ा गया था, और मसूद अज़हर का जो भाई है, जिसका नाम है तलहा सैफ भी उस 5 तारीख की, यानी कि 5 फरवरी 2025 की उस मीटिंग में शामिल था, जो रावलकोट में आयोजित की गई थी। जैश कमांडर का जो मसूद इलियासी है, वो भी शामिल हुआ था, और लॉन्चिंग कमांडर जो होता है असगर खान कश्मीरी, ये भी इस मीटिंग में शामिल होता है। दरअसल इन लोगों के शामिल होने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि कश्मीर में मारे गए जो आतंकवादी मारे जाते हैं, सेना जब अपना ऑपरेशन चलाती है उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं, तो वो वहाँ पर उनको शहीद का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि वो शहीद है, अपना भाई है। हम उसे किसी न किसी तरीके से एक ऐसी संवेदना प्रकट करते हैं जिससे कि इन जो कश्मीर के कुछ भटके हुए लोग हैं, उनको लगे कि भारत तो हमारा इतना समर्थन करता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए बारे में बात करता रहता है। कहीं ना कहीं संवेदना प्रकट करने के लिए, उन्हें अपना बनाने का, ड्रामा करने के लिए इस तरह की ये बातें होती हैं इन मीटिंगों के अंदर। और आतंकवादियों को बाकायदा अपना भाई बोलते हैं, और ऐसे भड़काऊ भाषण भारत के खिलाफ बोलते हैं कि जो भी जनता, जो भी लोग, बच्चे, महिलाएं, औरतें, जो भी होते हैं वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर, उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, वाकई कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इस तरह की बातें हो रही हैं। और लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए उन्हें डोर डालने की कोशिश करते रहते हैं। इस बार उनकी जो जैसे इन्होंने 5 फरवरी को मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद इस तरह की बातें की गई थी, भड़काऊ भाषण वगैरह दिए गए थे, तो शायद इस बार उनका उद्देश्य ऐसा लगता है पूरा ही हो गया है। क्योंकि जिस तरह से 22 फरवरी 2025 की दोपहर 2:25 के आसपास और लगभग 40 मिनट तक ये आतंकवादी वहाँ पर चुन कर हिंदू टूरिस्ट जो होते हैं उनको मार रहे थे, और उनको मारने के बाद इन्होंने ये बाकायदा बोला कि जाकर मोदी से कह देना हमने इस तरह से काम किया है। और ये फिर पूरे देश भर में इस तरह से एक माहौल बन जाता है, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, इस तरह के। लेकिन वो शायद उस लेवल पर अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं। इस बार बड़ी संख्या में, चाहे वो कश्मीरी हों या भारत के अलग अलग हिस्से के लोग हों, सभी ने एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, जो कश्मीरी छात्र छात्राएं हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने पढ़ाने के लिए आए हैं, जो मुख्य धारा से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं, मारपीट हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस आतंकवाद की घटना के एवज में जो ये पाकिस्तानी चाहते हैं, जो आतंकवाद चाहता है, वो अपने मकसद में पूरा हो जाए। ऐसे में कुछ लोगों को याद करने की ज़रूरत है। वो हैं जैसे सैयद आदिल हुसैन, जिसने कि एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश की थी। जैसे वो काम कर रहा था, उसे रोकने की कोशिश की थी, और आतंकवादी ने उसको नहीं देखा कि वो कौन है, वो जैसे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा है, वो उसके मकसद में आड़े आ रहा था, और उसने उसको भी मार दिया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही सरताज अहमद, जिसने घायलों को उठाकर अपनी पीठ पर लादा, और लाद कर वो लगभग 8-10 किलोमीटर तक दूर हॉस्पिटल में लेके जाता है, उनका इलाज कराता है। ऐसे ही नज़ाकत अली, जिसने छत्तीसगढ़ के 11 टूरिस्टों की जान बचाई थी, और इस बात की चर्चा भी चारों तरफ चल रही है, चारों तरफ हो रही है। अब जैसे कि लगातार पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, जब से आर्टिकल 370 लागू होता है, उसके बाद फिर कश्मीर की हालत एकदम सामान्य होते चले जाते हैं। लोग काम की तरफ लौट रहे हैं, और लोग अपना काम कर रहे हैं, और इस तरह से लगातार टूरिज़्म भी बढ़ रहा था, और टूरिज़्म बढ़ने से वहाँ की इनकम बढ़ रही थी, आमदनी बढ़ रही थी, लोगों के कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं। और जब लोगों के कारोबार चलेंगे तो पाकिस्तान को शायद भटकाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो पाकिस्तान में ऐसी उसने इस बार रणनीति अपनाई है कि वो हिंदू मुसलमान का ये बीज इसमें डाला जाए, और जब हिंदू मुसलमान ये अलग हो जाएंगे तो कश्मीरियों को तोड़ने का एक आसान माध्यम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है, और जो स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं, और भारतवासी जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें कश्मीरियों का साथ देने की ज़रूरत है, उनको अपना भाई बनाने की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान में कई दिवस मनाए जाते हैं, और उन्हें
डोरे डालने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए यहाँ भी कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि इन्हें ना लगे कि जैसे ये अलग थलग हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों को मीटिंग लेने के बाद कहा कि जितने भी घुसपैठी हैं उनको घुसपैठियों को पकड़ो और पकड़ने के बाद उनको वापस जहाँ के हैं वो वहीं पर छोड़ के आओ। इस तरह से गुजरात ने लगभग 1000 ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित किया है, उन्हें पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनको वापस भेजने की तैयारी चल रही है। बाकी अन्य जो प्रदेश हैं, उन अन्य प्रदेशों में इस तरह का अभियान शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।